Hello, my dear friends. How are you? I hope you all are fine. Welcome to my channel, Law Scholars and Legal Issues. I am Advocate Vanita. I am presenting here again with an important concept that is related to specific relief act. जो लास्ट क्लास थी हमारी स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, उसमें हमने स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट को कम्प्लीटली कवर कर दिया है। आज का लेक्चर जो है हमारा लास्ट लेक्चर है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट से रिलेटेड, और ये अमेंडमेंट टू स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट है। 2018 में जब इसको अमेंड किया गया था तो उसमें काफी कुछ ऐसे प्रोविजंस थे जिनको सब्स्टिट्यूट किया गया, काफी ऐसे प्रोविजंस थे जिनको फ्रेशली जो है ऐड किया गया, कुछ प्रोविजंस को निकाल दिया गया। तो काफी चेंजेस जो है 2018 के अमेंडमेंट से आए थे। 2018 का जो अमेंडमेंट है 1 अगस्त 2018 से लागू हुआ था, तो इसलिए अमेंडमेंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। पहली बात तो प्रिलिमिनरी एज वेल एज मेन के एग्जाम में भी इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज, मेन के एग्जाम में इस टाइप से क्वेश्चन पूछ लिए जा सकते हैं कि कौन कौन से अमेंडमेंट जो 2018 से किए गए थे और उनका क्या जो है इंपॉर्टेंस है। तो चलिए आज का लेक्चर हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। ये काफी हेल्पफुल होने वाला है आपके लिए। जिस किसी भी एस्पायरेंट को, लीगल एस्पायरेंट को अगर ये चाहिए कि मुझे इसके नोट्स भी मिले, तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर लॉ स्कॉलर्स एंड लीगल इशू के नाम से आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, जिस पर मैं डेली के लेटेस्ट जो ये नोट्स होते हैं वो प्रोवाइड करवाती रहती हूँ, जो आपके लिए काफी हेल्पफुल होने वाले हैं। देखिए, जब आप वीडियो सुनते हो तो वीडियो आपके लिए हेल्पफुल तो होते ही हैं, बट एग्जाम के लास्ट टाइम में आपके लिए जो नोट्स है वो इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि नोट्स के थ्रू जो है आप अच्छे से अपना कवर कर पाते हो एग्जाम, और किसी प्रकार का डाउट आपको नहीं रहता। तो आज के इस लेक्चर में हम देखते हैं कि सबसे पहले एनफोर्समेंट कब हुई थी। इसकी एनफोर्समेंट हुई थी 2018 में, और अमेंडमेंट का जो एम था वो क्या था, एनफोर्सिबिलिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, कि एक तो कॉन्ट्रैक्ट को अच्छे से एनफोर्स करवाया जा सके और जो बिजनेस को है काफी ईज, आसानी से एक तरीके से गति मिल सके। ब्रॉडली अगर देखें, डिटेल में देखें, तो अमेंडमेंट एक्ट 6 टू एड्रेस द इशू ऑफ डिले, ये मेनली जो है इशू ऑफ डिले को लेकर चला था, इसी वजह से इसमें अमेंडमेंट हुए थे। इट फर्दर सीक्स टू प्रोवाइड एडिशनल रेमेडी, कुछ एडिशनल रेमेडीज भी पार्टीज को प्रोवाइड करती है जो कॉन्ट्रेक्चुअल राइट्स वहां पर क्रिएट हुए हैं। तो थर्ड पॉइंट इज एडिशनल रेमेडीज प्रोवाइड कर रहा है। द स्पेसिफिक रिलीफ अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2018 इज वेल इंटेंडेड, इसकी इंटेंशन थी कि टू प्रमोट प्रॉम्प्टनेस एंड एफिशिएंसी, की जो भी एक्ट है उसमें एफिकेसी आए, काफी बड़े लेवल पर उसको कंट्रोल किया जाए जो डिले की प्रॉब्लम्स थी, एज वेल एज लार्जली कर्ब द अनसर्टेनिटी इन प्रोजेक्ट्स, जो प्रोजेक्ट्स हैं प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर में उनको भी कर्ब किया जा सके, इकट्ठा किया जा सके। द एक्ट ब्रिंग्स फॉर्थ अ रिफाइंड लेवल, इस एक्ट ने क्या किया, बड़े ही रिफाइनरी तरीके से, पूरे अच्छे तरीके से जो ऑब्जेक्ट है उसको पूरा करने का प्रयास किया। जो रेमेडियल लॉ है, जैसे कॉन्ट्रैक्ट्स के रिगार्डिंग ब्रीच हो जाता है तो किस प्रकार के लॉ हमें लाने चाहिए, वो इसमें जो इंटेंट और स्पिरिट थी वो भी पूरी तरह से फुलफिल की गई है। एम ऑफ द अमेंडमेंट क्या था, सबसे पहला पॉइंट एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि व्हाट आर द एम्स ऑफ द अमेंडमेंट ऑफ 2018 ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। द फर्स्ट एम, रिमूव डिफिकल्टीज को रिमूव करना, एक्सपीडियस डिस्पोजल करना केसेस का। तो ये दो मेन पॉइंट्स थे। द लैंग्वेज ऑफ द अमेंडेड प्रोविजंस एक्सप्रेसली टेक अवे द पावर, सिविल कोर्ट की जो पावर थी इंजंक्शन ग्रांट करने की, उस पावर को कहीं ना कहीं इसमें थोड़ा सा डिस्क्रिशनरी जो पावर थी उसको रिमूव कर दिया गया है। इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑल डिस्प्यूट, जो भी डिस्प्यूट्स हैं कॉन्ट्रैक्ट आउट ऑफ रिलेटिंग टू इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के रिगार्डिंग, तो कोर्ट की जो पावर है उसको बिल्कुल एक तरीके से अमेंड कर दिया गया, हटा दिया गया है। While the object behind such amendment is stated to be the prevention of any impediment और डिले, किसी प्रकार की रुकावट या डिले से रोकने के लिए जो है किसी भी पब्लिक इंटरेस्ट के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, जैसे कोई हाईवे बन रहा है, कोई रोड बन रही है, तो उसके रिगार्डिंग कोई भी इंजंक्शन कोर्ट ग्रांट नहीं करेगी। द पॉसिबिलिटी ऑफ द कोर्ट्स रिफ्यूजिंग टू एंटरटेन एंड इंजंक्शन एप्लीकेबल बोनाफाइड केसेस में कर सकती है, बट जहां पर एम्बेर्गो, जहां पर नींव है जो किसी पब्लिक पॉलिसी से जुड़ी हुई है, उस मामले में कैन नॉट, नहीं कर सकती। ये बात जो इस एक्ट में कर दी गई है। फर्दर द अमेंडमेंट एक्ट में अफेक्ट द जुरिडिक्शन, जो जुरिडिक्शन थी कोर्ट्स की, कमर्शियल कोर्ट्स एक्ट 2015 में जो दी गई थी, कहीं ना कहीं जुरिडिक्शन के रिगार्डिंग स्पेशल कोर्ट की एस्टेब्लिशमेंट कर दी गई है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए, और जो कमर्शियल डिस्प्यूट्स थे उनके रिलेटेड उनके लिए। क्लैरिटी जो है, अगर क्लैरिटी की बात करें कि किस प्रकार का एक साफ व्यू निकल के आया, तो कोई भी ऐसा डाउट नहीं रह गया कि जिसके संबंध में नेसेसरी था और इसमें इंक्लूड नहीं किया गया। कहने का मतलब जो मेन एम था इस अमेंडमेंट का वो ये था कि जो भी डिफिकल्टीज हैं कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्समेंट कराने में, और जो भी केसेज है काफी डिले हो रहा था उनको परफॉर्म करने में, तो उसमें किसी प्रकार का इश्यू राइज नहीं होगा। कोर्ट ने या सिविल कोर्ट की जो पावर्स है इंजंक्शन ग्रांट करने के लिए, वो जो पावर को लिमिट कर दिया गया है, डिले नहीं किया जाएगा।
और जो भी एडजुडिकेशन के रिगार्डिंग जो कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन थी कमर्शियल कोर्ट्स एक्ट में, उसको भी कहीं ना कहीं यहाँ से हटा दिया गया है। सैलेंट फीचर्स को अगर हम समझें तो पहला पॉइंट अगर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस विद जनरल रूल है रादर देन लिमिट। आप ये नहीं कह सकते कि जो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है उसको लिमिट कर दिया है इस अमेंडमेंट से, ऐसा कुछ नहीं है। जब दो इंडिविजुअल्स के बीच में किसी प्रकार के परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की बात आएगी तो अभी बेसिकली वही प्रोविजन अप्लीकेबल होंगे जो पहले होते हैं, तो किसी नई प्रोविजन को इसमें ऐसा ऐड नहीं किया गया कि जो उनके राइट को लिमिट कर दे। नो इंजंक्शन अगेंस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग कोई इंजंक्शन नहीं दिया गया है कि मान लीजिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं, जो शेड्यूल दी हुई है उसमें कुछ प्रोजेक्ट्स के नाम दिए गए हैं जैसे ब्रिज बनाना, डैम बनाना और हाईवेज बनाना, उसके रिगार्डिंग अगर किसी प्रकार का इंजंक्शन कोर्ट प्रोवाइड कर रही है तो वो कोर्ट प्रोवाइड नहीं करेगी, पूरी तरह से बैन कर दिया गया है। फिर है स्पेशल कोर्ट्स एंड डिफाइंड टाइम। अब स्पेशल कोर्ट एस्टेब्लिश कर दी गई थी। स्पेशल कोर्ट्स क्या है कि जिसमें जो है फास्टली जो है डिस्पोजल होगा केस का, ये इसमें टाइम बता दिया गया है। अभी मैं हाईलाइट कर दूं इसको जो आपको माइंड में रहेगी, इंपॉर्टेंट सेक्शन ऐड हुए हैं। एंगेजमेंट ऑफ एक्सपर्ट को सेक्शन 14A में ऐड किया गया है। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप क्या होती है, जब किसी भी पार्टनरशिप को लिमिटेड राइट्स होते हैं, पूरी तरह से राइट्स नहीं होते किसी के, तो उसको भी रिकॉग्नाइज किया गया है। सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस की बात की गई है कि थर्ड पार्टी से किसी कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करवाया जा सके। कॉन्ट्रैक्ट्स नॉट स्पेसिफिकली एनफोर्स, कौन से कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकली एनफोर्स नहीं होंगे वो सेक्शन 14 में दिया गया, पहले भी दिया होता था लेकिन वो अब चेंजेस कर दिया गया, पूरी तरह से इसको रिप्लेस कर दिया गया है। अब सैलेंट फीचर को हम डिस्कस कर लेते हैं। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस विल बी जनरल रूल है रादर देन लिमिटेड राइट, इसके राइट को लिमिट नहीं कर रहा है। ये क्या कहता है, द अमेंडमेंट एक्ट कंट्रोल द डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट्स की डिस्क्रिशन को कंट्रोल कर रहा है ये अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है। इन केस ऑफ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स एंड ग्रांट्स अ राइट टू एन एग्रीड पार्टी टू सीक स्पेसिफिक परफॉर्मेंस सर्टन केसेस, जो कुछ केसेस में अब कंपलसरी कर दिया है कोर्ट को वहां पर ग्रांट करना ही पड़ेगा, ये उसकी एक्सेप्शन हो गई है। इनको आप एक्सेप्शन कहोगे कि इन मैटर में कोर्ट जो है ग्रांट नहीं करेगी। ये मैटर कुछ है जहां पर कोर्ट अलाउ नहीं करेगी, तो इन मैटर्स में कोर्ट अलाउ नहीं करेगी। सेक्शन 11 का 2 है जो मैं डिटेल में करवा चुकी हूँ। अगर आपके पास बेयर एक्ट है तो आप निकाल लीजिए क्योंकि बेयर एक्ट से करवाऊंगी साथ के साथ में। सेक्शन 11 का 2 क्या वर्डिंग बताता है, सेक्शन 11 ट्रस्टी के रिगार्डिंग है। सेक्शन 11 कहता है कि अगर ट्रस्टी के मैटर में कॉन्ट्रैक्ट मेड बाय ट्रस्टी इन एक्सेस ऑफ हिज पावर, अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट है ट्रस्टी के द्वारा एक्सेस ऑफ पावर में यूज किया गया, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट किया गया, तो उसको स्पेसिफिकली एनफोर्स नहीं करवाया जाएगा। सेक्शन 14 बात करता है कि ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जिनको स्पेसिफिकली एनफोर्स नहीं कर सकते, स्पेशली यहाँ पर मेंशन है। सेक्शन 16 जो है पर्सनल बार्स है कुछ कॉन्ट्रैक्ट पर जिसमें प्लेंटिफ का ही कोई फॉल्ट हो, उस मामले में कोर्ट अलाउ नहीं करेगी। द अमेंडमेंट एक्ट ऑल्सो ग्रांट्स एन एडिशनल राइट भी देता है which appears to be alternative and without prejudice to other rights, दूसरे राइट्स के साथ किसी प्रकार का प्रेजुडाइज भेदभाव न होते हुए भी नया राइट देता है। क्या राइट है वो, टू हैव द ऑप्शन ऑफ सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस का ऑप्शन है थर्ड पार्टी से, एंड रिकवर एक्सपेंसेस, रिकवर कर सकते हैं और दूसरी कॉस्ट जो उससे इनकर हुई है, स्पेंट और सफर जो अगली पार्टी जो सफर हुई है, फ्रॉम द पार्टी कमिटिंग द ब्रीच, जिस पार्टी ने कमिट किया है ब्रीच उस मामले में। फिर आगे देखिए, प्रीवियसली जब सेक्शन 10 को हम पहले समझते हैं तो डिस्क्रिशनरी रेमेडी थी, बट नाउ इट इज नॉट डिस्क्रिशनरी रेमेडी। अब कह रहा है कि द एक्चुअल डैमेज, उस टाइम में क्या था सेक्शन 10 में कि जो एक्चुअल डैमेज था, पहले सेक्शन 10 में ये कुछ पॉइंट्स जो मैं नीचे मार्क कर रहे हुए ये वो पॉइंट्स थे। द एक्चुअल डैमेज जो है नॉन परफॉर्मेंस ऑफ द एक्शन है उसको असर्टेन नहीं किया जा सकता, उस मामले में स्पेसिफिक परफॉर्मेंस होती थी। जहां पर मॉनेटरी कंपनसेशन एडिक्वेट नहीं रिलीफ है तो वहां पर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस होती थी। लेकिन अब क्या पूरी तरह इसको चेंज कर दिया गया, इसको सब्जेक्ट टू सेक्शन 11 क्लोज 2 सेक्शन 14 और 16 के साथ इसको रख दिया गया है। However, the amendment act now minimize the discretion, डिस्क्रिशनरी पावर को पूरी तरह से मिनिमाइज कर रही है कोर्ट टू ग्रांट स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट अनलेस द कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ विच इज, सो जिसके लिए स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की डिमांड हो रही है, फॉल्स विद इन द कैटेगरी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, अगर वो सेक्शन 14 की कैटेगरी में आता है या सेक्शन 16 में अगर फॉल करता है तो उसके अंदर भी कोर्ट अलाउ नहीं करेगी। फर्दर द अमेंडेड एक्ट एक्सप्रेसली पूरी तरह से परमिट करती है अग्री पार्टी को कि वो कंपनसेशन भी डिमांड कर सकता है कॉन्ट्रैक्ट के साथ साथ। ये जो दिया हुआ है सेक्शन 21 में इन एडिशन टू दिया गया है, तो या तो मान लो कंपनसेशन डिमांड कर सकता है या सब्स्टिट्यूट करवा सकता है स्पेसिफिक पर, वो ये कुछ एक पॉइंट्स ऐड किए गए हैं। फिर आगे बात है नो इंजंक्शन अगेंस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, सेक्शन 20A। अगर आपने बेयर एक्ट निकाल लिया है तो आप सेक्शन 20A निकालिए।
20A साफ तौर पे बात करता है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं जो शेड्यूल 1 में दिए गए हैं, उन प्रोजेक्ट्स के अंदर आप किसी प्रकार का भी इंजंक्शन ग्रांट नहीं करोगे। बेरेक्ट निकालिए फटाफट। 20A कहता है नो इंजंक्शन शैल बी ग्रांटेड बाय अ कोर्ट इन अ सूट अंडर दिस एक्ट इन्वॉल्विंग ए काउंटर रिलेटिंग टू इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स स्पेसिफाइड इन द शेड्यूल में जो दी गई है, अगर उससे किसी वजह से इम्पेडिमेंट होता है, डिले होता है, उस मामले में कोर्ट अलाउ नहीं करेगी। तो क्या कर रहा है, द अमेंडमेंट एक्ट प्रिवेंट करता है कोर्ट को फ्रॉम ग्रांटिंग एन इंजंक्शन इन सूट वेयर द कॉन्ट्रैक्ट रिलेट्स टू इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट से रिलेटेड है। तो इफ सच एन इंजंक्शन वुड कॉज इम्पेडिमेंट और डिले कॉज कर रहा है इन प्रोग्रेस के रिगार्डिंग, तो उनमें जो है आप इंजंक्शन नहीं दे सकते। शेड्यूल निकाल लीजिए अगर आपके पास बेरेक्ट है तो। शेड्यूल में साफ तौर पे लिखा हुआ है, कुछ एक प्रोजेक्ट्स के नाम है, जैसे ट्रांसपोर्ट है, ट्रांसपोर्ट मैंने यहाँ पे डाला हुआ, एनर्जी, वाटर, सैनिटेशन, कम्युनिकेशन, सोशल एंड कमर्शियल इंफ्रास्ट्रक्चर सच एज अफोर्डेबल हाउसेज के कुछ एक पॉइंट्स हैं, इनके अंदर जो है आप किसी प्रकार का इंजंक्शन ग्रांट नहीं करोगे। द इंटेंट इज टू रिड्यूस, कोर्ट की इंटरवेंशन जो है उसको रिड्यूस कर दिया गया है। इंश्योर दैट पब्लिक इंटरेस्ट जो उससे अटैच है, उस मामले में कोर्ट अलाउ नहीं करेगी इंजंक्शन। चलिए एक बार मैं इसको ना बेरेक्ट से भी थोड़ा सा करवाती हूँ। मैं फटाफट इसका बेरेक्ट निकालती हूँ, आप भी फटाफट बेरेक्ट निकाल के अपने पास रख लीजिए, जिससे कि आपके लिए जो पॉइंट्स माइंड में सेट हो जाएं। देखिए हमारे पास ये बेरेक्ट है, ये है द शेड्यूल से सेक्शन 20A के साथ ये रीड होगा, 41HA के साथ भी ये रीड होगा। सबसे पहला ट्रांसपोर्ट की बात करता है। ट्रांसपोर्ट में क्या क्या चीजें हैं, रोड एंड ब्रिजेस हैं, जो रोड्स बनते हैं, पोर्ट्स बन रहे हैं, कोई शिप यार्ड्स बन रहे हैं, इनलैंड वाटरवेज हैं, एयरपोर्ट्स हैं, रेलवे ट्रैक्स, टनल, वैकेट ब्रिजेस वगैरह, कुछ भी ऐसे पॉइंट्स है ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड है। सेकंड है एनर्जी, एनर्जी रेट से रिलेटेड कोई प्रोजेक्ट बन रहा है, जैसे एनर्जी पैनल है या कहीं पर कोई एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी सप्लायर के लिए कुछ लगा रहा है, ऑयल की पाइपलाइन है, ऑयल गैस के रिगार्डिंग, ये सारा एनर्जी से रिलेटेड है। फिर बात है वाटर एंड सैनिटेशन की बात हो रही है कि सॉलिड वेस्ट को कहाँ मैनेज करना है, वाटर सप्लाई के लिए है, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है, बड़े बड़े प्लांट जहाँ पर वाटर को कंबाइन किया जाए, बिजली बनाई जाती है, सीवेज कलेक्शन है, कोई ऐसे पॉइंट जो इरिगेशन पानी से रिलेटेड जो भी बड़े जो प्रोजेक्ट्स है, उनमें किसी प्रकार का इंजंक्शन कोर्ट अलाउ ना करे। कम्युनिकेशन से रिलेटेड है, टावर्स फिट करना, टेलीकॉम सर्विसेज लाना, उसके रिगार्डिंग। फिर है सोशल एंड कमर्शियल इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स बनाए जा रहे हैं, स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर हो रहे हैं, कुछ हॉस्पिटल्स बन रहे हैं, टूरिज्म के लिए कुछ प्लेसेस बन रहा है, और कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्रियल पार्क वगैरह बन रहा है। पोस्ट हार्वेस्ट स्टोरेज, हार्वेस्ट फसल काटे बस स्टोरेज जो होते हैं, बड़े बड़े गोदाम बन रहे हैं, टर्मिनल मार्केट्स बनाए जा रहे हैं, सोयल टेस्टिंग के लिए लेबोरेटरी बनाई जा रही है, कोल्ड चेन बनाई जा रही है, जहां पर कोल्ड रूम, जहां पर जो भी प्रिजर्व है स्टोरेज के आइटम उनको स्टोर किया जा सके। तो ये प्रकार की कुछ एक प्रकार ऐसे दिए हुए हैं जिनमें जो है कोर्ट जो है इंजंक्शन ग्रांट नहीं करेगी। तो ये मैंने एग्जांपल आपको बता दिया। आपके पास आई होप बेरेक्ट होगा तो आप बेरेक्ट से भी इसको मार्क कर सकते हैं। आपको आइडिया होना चाहिए कि क्या कुछ इसके साथ जुड़ा हुआ है। तो ये तो था हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के रिगार्डिंग। अब आ जाते हैं हम करंट टॉपिक पर। अब ये बात कर रहा है आगे स्पेशल कोर्ट्स एंड अ डिफाइंड टाइमलाइन की। एक टाइमलाइन डिफाइन कर दी कि उतने टाइम में आपको डिस्पोज करना ही है। अगर सेक्शन 20B की बात करें, सेक्शन 20B कहता है स्पेशल कोर्ट्स की बात कर रहा है। स्पेशल कोर्ट्स को आप निकाल लीजिए बेरेक्ट में। देखिए मैं हमेशा आपको यही बात कहती हूँ, अपना बेरेक्ट पास रखिए, क्योंकि लॉ के फील्ड के अंदर जब तक आपके पास बेरेक्ट नहीं होगा आप कुछ नहीं कर सकते। वही तो चाबी है किसी भी चीज को खोलने की। कह रहे हैं कि द स्टेट गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर छोड़ दिया। सेक्शन 20B में आपको करवा रही हूँ, बेरेक्ट से करवा रही हूँ। ये कह रहा है, मैं बेरेक्ट ही निकाल देती हूँ, पता नहीं आपके पास अब है या नहीं है मौजूदा टाइम में। तो बेरेक्ट ओपन कर रही हूँ, आप बेरेक्ट देख लीजिए। आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपके पास बेरेक्ट मौजूदा टाइम में नहीं है, साथ के साथ में बेरेक्ट भी मैंने एक क्रोम के अंदर, ये मैंने माइक्रोसॉफ्ट के अंदर जो है बेरेक्ट भी ओपन किया हुआ है, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, मैं समझा सकूं क्या कहना चाह रही हूं मैं। देखिए 20A बात कर रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की, वो अभी हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं, हम कर चुके हैं। स्पेशल कोर्ट्स की बात कर रहा है कि द स्टेट गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद, किसकी कंसल्टेशन, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट की बात कर रहा है। शेल डेजिग्नेट, शेल वर्ड है, नोटिफिकेशन भी देगा ऑफिशियल गैजेट में, वन और मोर सिविल कोर्ट्स को कर सकता है स्पेशल कोर्ट्स के तौर पर विद इन द लोकल लिमिट्स में, और जुरिडिक्शन को वो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग। तो ये इसमें बात कही गई है।
उसके बाद है 20 क्लॉज सी एक्सपीडियस डिस्पोजल की बात करती है। नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग, कुछ भी होते हुए सीपीसी में सूट अगर फाइल किया गया है अंडर द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, डिस्पोज ऑफ किया जाएगा, शैल बी डिस्पोज ऑफ किया जाएगा विद इन ए पीरियड ऑफ 12 मंथ्स। 12 मंथ्स है फ्रॉम द सर्विस ऑफ सम्मन, सम्मन से 12 मंथ का टाइम है। प्रोवाइजो कहता है कि द सेड पीरियड में बी एक्सटेंडेड फॉर ए फर्दर पीरियड नॉट एक्सीडिंग, कह रहा है कि 12 मंथ पहले और 6 मंथ और उसको एक्सटेंड किया जा सकता है। तो यहाँ पर आप कितने मंथ की बात करोगे, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं 12, तो वैसे दिए जा रहे हैं और प्लस में 6 वैसे दिए जा रहे हैं, तो 12 प्लस में 6 की बात हो रही है यहाँ पे। तो 12 प्लस 6 मंथ का जो है आपको यहाँ पर टाइम दिया जा रहा है, ये कोर्ट आप खुद ही दे रही है। 6 मंथ यहाँ प्रोवाइजो में है और 12 मंथ जो है यहाँ पर है। ठीक है, ये तो हो गया हमारा सेक्शन 20B। 20 से आ जाते हैं हमारे कंसेप्ट पर। As per the amendment, certain civil courts are to designated as special courts which will deal with the suit filed under the act in respect of contracts relating to infrastructure projects। साफ तौर पे कह रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की बात हो रही है। टाइमलाइन क्या है, 12 मंथ्स का टाइम है, उसके बाद मैक्सिमम 6 मंथ और दिया जा सकता है, लेकिन वो एक्सटेंशन क्या होगा, आफ्टर रिकॉर्डिंग रीजंस को रिकॉर्ड करेंगे सच फर्दर एक्सटेंशन के लिए। अब है एंगेजमेंट ऑफ एक्सपर्ट, सेक्शन 14A। आ जाइए सेक्शन 14A पर आ जाते हैं फटाफट। सेक्शन 14A कहाँ हो, जल्दी आओ जल्दी आओ, हमारा टाइम इतना ज्यादा लग रहा है। पावर टू कोर्ट टू एंगेज एक्सपर्ट्स, को एंगेज करने की बात हो रही है विदाउट प्रेजुडिस टू जनरलिटी ऑफ द प्रोविजंस कंटेन इन कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर में जो भी प्रोविजंस है उसको होते हुए भी इन एनी सूट, किसी सूट में where the court considered it necessary, जब कोर्ट को लगता है कि नेसेसरी है गेट एक्सपर्ट ओपिनियन ले असिस्ट करने के लिए, कि किसी स्पेसिफाइड इश्यू पर कोर्ट को लगता है कि कोई एक्सपर्ट की ओपिनियन चाहिए, इट में एंगेज, ये एंगेज कर सकता है, वन और मोर एक्सपर्ट्स को ला सकता है, एंड डायरेक्ट टू रिपोर्ट, और रिपोर्ट कर सकता है, और सिक्योर अटेंडेंस को सिक्योर कर सकता है बाय प्रोवाइडिंग एविडेंस देकर, इंक्लूडिंग प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट को साथ में रखकर ही आगे कोई टाइम दिया जा सकता है। द कोर्ट में रिक्वायर और डायरेक्ट एनी पर्सन, कोर्ट क्या कर सकती है, किसी भी व्यक्ति को डायरेक्ट कर सकती है कि टू गिव रेलेवेंट इंफॉर्मेशन दे दे एक्सपर्ट्स को, और टू प्रोड्यूस, और या तो प्रोड्यूस करे, प्रोवाइड एक्सेस दे किसी रेलेवेंट डॉक्यूमेंट का गुड्स या प्रॉपर्टी इंस्पेक्शन के लिए, कोर्ट किसी भी व्यक्ति को कह सकती है। फिर कह रहा है कि द ओपिनियन और रिपोर्ट गिवन बाय द एक्सपर्ट शैल फॉर्म पार्ट ऑफ द रिकॉर्ड ऑफ द सूट का पार्ट बन जाएगा, एंड द कोर्ट और विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट एनी ऑफ द पार्टीज टू सूट, कोई भी पार्टी टू द सूट है वो में एग्जामिन कर सकती है एक्सपर्ट के जो रिपोर्ट है उसको, और एग्जामिन कर सकती है, और जो भी इंस्पेक्शन में आया इंस्पेक्ट भी कर सकती है। 4th क्लॉज कहता है द एक्सपर्ट शैल बी एंटाइटल्ड टू सच फीस, एक्सपर्ट को अगर फीस जो है वो कोर्ट के द्वारा डिसाइड होगा, क्या उसको कॉस्ट देनी है, क्या एक्सपेंसेस लगेंगे, और इक्वल प्रोपोर्शन में पार्टीज देगी उसको। तो ये तो था हमारा 14 सेक्शन की बात हो रही है ए की। अब रिकॉग्निशन टू लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप क्या कहता है, बाय इंट्रोड्यूसिंग सबसेक्शन FA इन सेक्शन 15 ऑफ द एक्ट एडेड लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप को ऐड कर रहा है। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप का मतलब होता है कि दो व्यक्तियों की पार्टनरशिप है, उसमें एक के राइट्स कुछ लिमिट है, सिर्फ उसमें शेयर ऑफ प्रॉफिट्स की बात हो रही है, अदर ड्यूटीज वो परफॉर्म नहीं कर रहा, तो उस मामले में एक नया प्रोविजन जो है वो ऐड कर दिया गया है। अगला हम देखते हैं सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस, सेक्शन 20 और 14A। आ जाइए अब दोबारा से आ जाते हैं बेयर एक्ट पे। सेक्शन 14A क्या कहता है, 14A कहता है कि द फॉलोइंग कॉन्ट्रैक्ट्स कैन नॉट बी स्पेसिफिकली एनफोर्स्ड, नेमली वेयर अ पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट ने, अगर पार्टी ने सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस करवा ली सेक्शन 20 में तो वो अब एनफोर्स नहीं हो पाएगा। सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस का मतलब है थर्ड पार्टी से परफॉर्म करवाना। सेक्शन 20 क्या कहता है, विदाउट प्रेजुडिस टू जनरलिटी के लिए एंड एक्सेप्ट अदरवाइज एग्रीड अपन, अगर पार्टी के बीच में कुछ एग्रीमेंट नहीं हुआ है तो उस मैटर में, वेयर द कॉन्ट्रैक्ट इज ब्रोकन ड्यू टू नॉट परफॉर्मेंस ऑफ प्रोमिस एनी पार्ट, जब कॉन्ट्रैक्ट टूट गया है, किसी भी व्यक्ति ने परफॉर्म करना था पर किया नहीं, द पार्टी हु सफर्स बाय सच ब्रीच शैल हैव द ऑप्शन ऑफ सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस का ऑप्शन है, थ्रू अ थर्ड पार्टी से करवा सकती है और या उसके एजेंट से करवा सकती है, और जो भी रिकवर है एक्सपेंसेस है वो ले सकती है। फिर कह रहे हैं कि कोई भी सब्स्टिट्यूटेड नो सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अंडर सबसेक्शन 1 शैल बी अंडरटेकन अनलेस द पार्टी, पहले तो उसको क्या देना पड़ेगा, नोटिस देना पड़ेगा राइटिंग में, कितने दिन का, 30 दिन का, जिस पार्टी ने ब्रीच किया था उस पार्टी को देना पड़ेगा। ठीक है, अगर नोटिस नहीं दोगे तो सामने वाली पार्टी अपना
जो है ग्राउंड कैसे लेगी, अपना राइट प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को कैसे फॉलो की। Provided that the party who suffers such breach shall not be entitled to recover the expenses. अगर मान लो वो पार्टी है जो सफर है ब्रीच से, एंटाइटल नहीं होगी एक्सपेंसेस के लिए, अगर मान लो उसने अनलेस जब तक कि उसने परफॉर्मेंस थर्ड पार्टी से नहीं करवाई है। वेयर द पार्टी जो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से सफर है गॉट द कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म थ्रू थर्ड पार्टी से, अगर वो परफॉर्म करवा लेता है तो ही शैल नॉट बी एंटाइटल्ड फॉर फर्दर क्लेम, नहीं ले सकता स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का। अगर एक बार सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस हो गया थर्ड पार्टी से तो दोबारा जो है उसको परफॉर्मेंस नहीं करवा सकता। नथिंग इन सेक्शन, पर इस सेक्शन में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है। मान लो पहले स्पेसिफिक परफॉर्मेंस हो गई है लेकिन जो एक्चुअल है पार्टी से उससे वो फर्दर जो है कंपनसेशन क्लेम कर सकता है, तो ये भी इसमें बात कही गई है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर कह रहा है कि द अमेंडमेंट एक्ट ऑल्सो अमेंड सेक्शन 20 ऑफ द एक्ट टू प्रोवाइड सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस इन द इवेंट ऑफ ए ब्रीच ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट द एग्रीड पार्टी इज एंटाइटल्ड टू अरेंज फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट बाय अ थर्ड पार्टी और बाय हिज ओन एजेंसी से भी करवा सकती है, वही हम पढ़ चुके हैं। इट अपियर्स लॉजिकल, हालांकि ये लॉजिकल तो लग रहा है, दो दैट वंस एक सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस हो जाता है द एग्रीड पार्टी वुड नॉट बी एंटाइटल्ड, दोबारा से वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं करवा सकती। फिर है कॉन्ट्रैक्ट्स नॉट स्पेसिफिकली एनफोर्स, सेक्शन 14 ऐड किया गया। सबसे पहली चीज एनफोर्स नहीं होगा अगर उसने सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस करवा लिया है। कॉन्ट्रैक्ट द परफॉर्मेंस ऑफ विच इन्वॉल्व परफॉर्मेंस ऑफ ए कंटिन्यूअस ड्यूटी की बात आ रही है, जिसको जो है कोर्ट कैन नॉट जिसको कोर्ट सुपरवाइज नहीं। कोई व्यक्ति है मान लो वो जो सिंगर है वो किसी क्लब में गाने के लिए उसने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया लेकिन बाद में वो मना कर जाता है, उसकी एक ड्यूटी बनती है, लेकिन अब अगर कोर्ट उसको कह दे कि तूने तो गाना ही है तो लेकिन वो गा ही नहीं पाएगा, या मान लो वो अपनी मर्जी से कोर्ट अगर एनफोर्स करवाना चाह रही है कि आपने तो गाना गाना ही पड़ेगा और वो वहां पर बेसुरी आवाज में गाए तो क्या होगा, तो उस टाइम में कोर्ट जो अलाउ नहीं करेगी। अ कॉन्ट्रैक्ट विच इज सो डिपेंडेंट, पर्सनल क्वालिफिकेशन पर डिपेंड है किसी व्यक्ति की और तो भी कोर्ट उसको परफॉर्म नहीं करवा सकती। अ कॉन्ट्रैक्ट विच बाय इट्स नेचर इज डिटर्मिनेबल, कॉन्ट्रैक्ट ही ऐसा है कि ऐसे लग रहा है कि वो खत्म ही हो रहा है तो उसको कोर्ट जो है परफॉर्म नहीं करवा सकती। जैसे कि मान लो कोई प्रोडक्ट था उसको प्रोडक्ट ही खराब हो गया तो कोर्ट उसको कैसे परफॉर्म करवाएगी। पर्सनल क्वालिफिकेशन में आप टीचर का एग्जांपल ले सकते हो, टीचर की क्वालिटी होती है, क्वालिफिकेशन है, उसके बेस पर परफॉर्म करना है। आप टीचर को कहोगे कि आपने करना है, बच्चों को पढ़ाना है, पर वो अगर गलत पढ़ा देगा तो फिर क्या बेनिफिट है उसका, इसलिए कोर्ट एनफोर्स नहीं करवाएगी। वेदर एप्लीकेशन ऑफ द अमेंडमेंट प्रोस्पेक्टिव या रेट्रोस्पेक्टिव, ये एक केस आया 2018 का 19 का कि क्या रेट्रोस्पेक्टिव है या प्रोस्पेक्टिव है। क्या इसको रेट्रो का मतलब है कि एक्ट आने से पहले 1 अगस्त 2018 से पहले ये लागू हो जाएगा या बाद में होगा। तो कलकत्ता हाई कोर्ट ने इस केस में ये बात कही, चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया वर्सेस अशोक के विश्वास का केस है। कोलकाता हाई कोर्ट ने कहा एप्लीकेबिलिटी के रिगार्डिंग वेयर इन द अमेंडमेंट केम इनटू फोर्स ड्यूरिंग पेंडेंसी, अगर पेंडेंसी ऑफ सूट के रिगार्डिंग आया है तो ये कहा गया कि जो लैंग्वेज है 14 की इंडिकेट करती है कि रेलेवेंट डेट जो है पासिंग ऑफ द डिक्री, जो पासिंग हुई है डिक्री उससे पहले अगर मान लो एक्ट आ गया है तो सेक्शन 14(1) कमेंस करता है द फॉलोइंग कॉन्ट्रैक्ट्स कैन नॉट बी स्पेसिफिकली एनफोर्स्ड, वो एनफोर्स नहीं होगा। हैड द रेलेवेंट डेट बीन दैट ऑफ फाइलिंग द लैंग्वेज ऑफ सेक्शन नो सूट कैन बी फाइल्ड फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ द फॉलोइंग कॉन्ट्रैक्ट। तो आप कह सकते हो कि इस प्रेजेंट केस में इसका रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन हो जाएगी क्योंकि पहले से ही जो है उसको फाइल नहीं किया गया था उस मैटर में। कह रहा है नो सूट कैन बी फाइल्ड, फाइल नहीं किया जाएगा फॉलोइंग कॉन्ट्रैक्ट्स को, लेकिन जो जहां फाइल हो चुका है वहां पर तो रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट हो जाएगा। फिर यहाँ पर एक और लैंडमार्क केस आया सुप्रीम कोर्ट का, उसमें इसको पूरी तरह से चेंज कर दिया आर्गुमेंट को, डिस्टिंक्ट आर्गुमेंट आए रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन के रिगार्डिंग। तो फिर क्या कहा कोर्ट ने कि लिटरल इंटरप्रिटेशन अगर देखते हैं तो डिस्टिंग्विश बिटवीन द टर्म्स अमेंडमेंट और सब्स्टिट्यूशन का दोनों में डिफरेंस होता है। इन सो फार एज यूजेज, अगर हम व्यवहारिक तौर पे यूजेज का मतलब जो व्यवहार में अगर सोचें तो क्या कह रहे हैं कि जो ओल्ड प्रोविजन है वो रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट लेके आ रहा है। ऑर्डिनरली वेयरएवर द वर्ड सब्स्टिट्यूट और सब्स्टिट्यूशन इज यूज्ड बाय द लेजिस्लेचर इट हैज द इफेक्टिंग ऑफ डिलीटिंग द ओल्ड प्रोविजन मेक द न्यू प्रोविजन। वी डोंट थिंक दैट इट इज a universal rule that the word substitution necessarily or always connote to severable steps, that is to say one of repeal and another of a fresh enactment, even if it implies 2 steps. However, the aforesaid general meaning is to be give effect unless it is found the legislative intent कि जब तक लेजिस्लेटिव की इंटेंशन उसमें प्रोस्पेक्टिवली नहीं है तो ये माना जाएगा कि पहले को रिप्लेस करके दूसरा आया है
तो वहां पर उसको रेट्रोस्पेक्टिवली ही लिया जाएगा। कलेक्टिवली व्यूज अगर देखे जाए दोनों जजमेंट के, तो अब्सेंस ऑफ लेजिस्लेटिव इंटेंट, यहाँ पर कानून कैसे बना था, क्या उनकी सोच थी, वो यहाँ पर शो नहीं हो रही है। तो यहाँ पर साफ तौर पे ये लग रहा है कि इसका रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट होगा। इट इज सेटल्ड लॉ दैट अमेंडमेंट टू प्रोसीजरल एनेक्टमेंट जो होता है वो रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट होता है। प्रोसीजर है ये, रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर मान लो आईपीसी में कोई अमेंडमेंट होता है जिसमें पनिशमेंट पहले जो थी 2 साल थी, बाद में 10 साल कर दी गई, उस मामलों में हमेशा ही प्रोस्पेक्टिव जो है पर्पज लाया जाता है कि बाद में उसको लागू करवाया जाएगा। एक्सेप्ट व्हेन इंटेंडेड अदरवाइज एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली थ्रू द लेजिस्लेशन, जब तक कि कोर्ट लेजिस्लेशन जब तक खुद ना कह दे कि इसमें एक्सप्रेसली होगा या इम्प्लाइडली होगा, तब तक इम्प्लाइड फॉर्म में अगर ये ना कह दे लेजिस्लेचर की रेट्रोस्पेक्टिव या प्रोस्पेक्टिव, तो उसको रेट्रोस्पेक्टिव माना जाता है। इन व्यू ऑफ द अबव अथॉरिटी क्लियर द स्पेसिफिक फैक्टर अमेंडमेंट टू व्यू एज प्रोसीजरल माना गया है कि जो ये प्रोसीजर में अमेंडमेंट हुआ है तो इसलिए जो है ये अप्लाई होगा रेट्रोस्पेक्टली, यानी कि जो भी पहले कोई केसेस चल रहे थे तो उन पे भी ये इसकी एप्लीकेशन आएगी पीरियड डेट से। तो ये तो था आज का हमारा अमेंडमेंट से रिलेटेड जो कंसेप्ट है। आई होप आपने आज वाला कंसेप्ट जो एंजॉय किया। अगर आपको आज का कंसेप्ट अच्छा लगा तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो और आपको लगता है ये वीडियो आपके लिए फर्दर हेल्पफुल हो सकते हैं और आपके जो एग्जाम में आपके लिए काफी एक तरीके से सप्लीमेंट्री का एक्ट कर सकते हैं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, और जब ही फर्दर कोई वीडियो आएगा तो सबसे पहले उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। कोरोना का इश्यू अभी भी चल रहा है तो आप अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए, हार्ड वर्क कीजिए, जितना हो सके ऑब्जेक्टिव टेस्ट पेपर की प्रैक्टिस कीजिए, रिवीजन कीजिए, क्योंकि रिवीजन से ही आप जो है सक्सेसफुल लाइफ में हो सकते हो। और डेली एक न्यूज़पेपर को भी आप जरूरी गो थ्रू कीजिए, जिससे क्या होगा कि जो भी करंट के कोई इवेंट्स है उसके आपके जो है नॉलेज में रहेगा। स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव ए नाइस डे।